नमस्कार, एक और वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो हमारा रहेगा राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2025 या आप कह सकते हो वार्षिक परीक्षा 2025। और ये जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर नंबर 6 है। इससे पहले 5 जो हैं वो आ चुके हैं, तो आप जो हैं वहाँ अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विज़िट करके उनको भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 की अपन शुरुआत करेंगे, फटाफट करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ही कम है। टाइम में ज़्यादा भी नहीं लूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है? तो कौन सी विचारधारा है जो ये मानती है कि प्रकृति का मनुष्य दास है? तो कौन सी मानती है? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर स होगा। नियतिवाद जो है मनुष्य को प्रकृति का दास मानती है। और आप ये भी कह सकते हो इसको निश्चयवाद भी कहते हैं। प्रकृतिवाद को निश्चयवाद भी कहते हैं, तो इसको ये भी आपको याद रखना है। और इसको प्राकृतिक निश्चयवाद भी कहते हैं। तो नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो कुछ भी पूछा जा सकता है। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन भूगोल तथा सैन्य भूगोल में किसके उपक्षेत्र हैं? तो निर्वाचन भूगोल और जो आपकी सैन्य भूगोल है वो निम्न में से किसका उपक्षेत्र है? तो किसका उपक्षेत्र है? तो ये जो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल की बात करें तो ये राजनीतिक भूगोल जो है उसके उपक्षेत्र हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर स भी यहाँ जो है वो सही है। राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपको आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल जो है उसके भी उपक्षेत्र याद कर लेने हैं। उपक्षेत्र किसी के भी पूछे जा सकते हैं, तो ये निश्चित नहीं है कि मैंने आप यहाँ पर राजनीतिक भूगोल के पूछे हैं तो आपसे भी यही पूछा जाए, तो इसमें चेंज हो सकता है। तो आपको मैं पहले से भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि उपक्षेत्र आप याद करोगे एग्ज़ाम से पहले। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कहाँ है? तो यहाँ पर जो आपके पास 4 ऑप्शन है और इन ऑप्शंस में जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा चीन। चीन जो है वो विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। और चीन के बाद जो है वो भारत का नंबर आता है। भारत के बाद में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर आता है। तो आप ये ध्यान में रखोगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा है कि सन 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी थी? तो यहाँ पर देखो राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर स जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। 121.02 करोड़ जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग भारत की थी। और ये जो नीचे दिया हुआ है ये जो थी वो आपकी थी 2001 में। तो ये भी आपको याद रखनी है। 102.70 करोड़ जो है वो आपकी 2001 में थी और 2011 में कितनी थी? 121.02 करोड़। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर जो है वो कितना है? तो वो आपको बताना है कितना होता है या कितना है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश होते हैं उनका स्कोर जो है वो 0.800 से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चारों दिए हुए हैं। सबसे ये तो हो गया आपका अति उच्च, ये हो जाएगा उच्च, ठीक है, ये हो जाएगा मध्यम और ये हो जाएगा निम्न। तो इनको आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अति उच्च में 800 से अधिक होता है। उच्च के अंदर 0.700 से 0.799 के बीच होता है। मध्य में जो है आपका होता है 0.550 से लेकर 0.699 तक, ये मध्य में होता है। और निम्न जो होता है वो होता है 0.549 से नीचे। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो है 4 क्षेत्र दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है वो वाणिज्य जो पशुपालन है उसके अंतर्गत नहीं आता है, या ये कह सकते हैं कि जहाँ पर वाणिज्य पशुपालन है वो नहीं होता है। इसमें आपके अर्जेंटीना है, न्यूजीलैंड है और एशिया के टुंड्रा प्रदेश हैं, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपके हैं। तो इनमें से राइट क्या होगा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर स होगा। ठीक है, क्योंकि एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में ये नहीं होता है। ठीक है, वाणिज्य पशुपालन जो है वो विकसित देशों में होता है, जिसमें अर्जेंटीना है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, पश्चिमी यूरोप है, तो ये सब आते हैं।
नेक्स्ट अपना है निम्न में से कौन सा धात्विक उद्योग है। तो धात्विक उद्योग है तो इसका तो आपको पता ही चल रहा होगा, इसका आंसर आपको जो है कमेंट करना है, क्योंकि आपके जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा। बस आप जो है बताओगे कि इसमें राइट आंसर क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है सूचना आधारित उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सूचना आधारित उद्योग है वो किस से संबंधित है। तो सूचना आधारित है वो आपके तृतीय क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप से हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रथम व्यवसाय में क्या आता है, ठीक है, द्वितीय व्यवसाय में क्या आता है, तृतीयक में क्या आता है और चतुर्थ में क्या आता है, ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है स्वेज नहर जिन सागरों को जोड़ती है वह हैं। तो स्वेज नहर किन को जोड़ती हैं आपस में। तो स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर जो है वो आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है। और अगर पनामा की बात करें तो पनामा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध पतन है या स्थलबंध पतन है तो कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो स्थलबंध पतन है वो आपका है सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर है, यूएसए में है, याद रखना। सैन फ्रांसिस्को है वो सबसे बड़ा स्थलबंध पतन है। ठीक है, और ये कहाँ पर आता है, कौन से देश में है, तो ये यूएसए में है। ठीक है, प्रशांत महासागर तट पर, यानी उसके पश्चिमी किनारे पर, यूएस के पश्चिमी किनारे पर ये स्थित है। बड़े क्वेश्चन हमारा है वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। तो वृहद ट्रंक मार्ग है वो कौन से महाद्वीप में है, तो वो आपका है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, जो यूरोप और अमेरिका के बीच में है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो भारत में कहाँ पाया जाता है, कौन से राज्य में पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कितना पाया जाता है भाई, 17 व्यक्ति। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करें कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो वो सिक्किम में है। ठीक है, ये याद रखना है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है और जनसंख्या सबसे कम है वो सिक्किम की है। बढ़े आगे। नेक्स्ट अपना है नांगल क्या है। तो नांगल क्या है, तो नांगल क्या है, ये जो ऑप्शन है वो किससे रिलेटेड है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये बस्तियों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बस्ती से। ठीक है, तो क्या होगा, जो पल्लीकृत बस्तियां होती है उनका जो स्थानीय नाम है, जैसे नांगल है, ढाणी है, ये सब। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन स्थानों के बीच पड़ता है। तो हमारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है तो वो आपका गंगा नदी पर है, हल्दिया से प्रयागराज। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट है भारत के किस पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है। तो भारत के कौन से पतन का जो पोताश्रय है वो सबसे गहरा है। तो पोताश्रय सबसे गहरा है पाराद्वीप का, तो आपको पाराद्वीप याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा है नगरीकरण ने निम्न में से किस समस्या को जन्म दिया। तो नगरीकरण ने कौन सी समस्या को जन्म दिया है, तो गंदी बस्तियों को जन्म दिया है। भाई लगातार नगरीकरण हो रहा है या नगर बड़े हो रहे हैं तो इससे गंदी बस्तियां जो है नगरों में उसका विस्तार भी बढ़ता जा रहा है। तो ये आप। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित कौन सा ऑप्शन है वो नहीं है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर द, किसान जो है वो नहीं है, क्योंकि किसान प्राथमिक व्यवसाय में आता है न कि तृतीयक में। ठीक है, जबकि और बाकी के जो आपके तीनों ऑप्शन हैं वो सारे के सारे इसी के ही हैं। बढ़ते हैं आगे। अंतिम क्वेश्चन जनसंख्या की विस्फोट अवधि का काल है। ठीक है, ये कल नहीं है भाई, काल है। ठीक है, काल है तो क्या है, तो यह है ऑप्शन नंबर स, 1951 से 1981 के बीच में भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब अपन चलेंगे रिक्त स्थानों की तरफ। तो आइए देखते हैं रिक्त स्थान। सबसे पहला है संकलात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। तो कौन करता है, तो नव निश्चयवाद करता है। कौन करता है, नव निश्चयवाद। ठीक है, तो नवनिश्चयवाद है वो एक अपन कह सकते हैं कि दोनों ही जो विचारधारा है उन दोनों ही विचारधाराओं को जोड़ने का प्रयास करती है, निश्चयवाद और संभववाद को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नवनिश्चयवाद हो जाएगा।
दूसरा देखिए, इमर्सन के अनुसार स्वर्ण से नहीं वरन किसी देश के निवासी ही उसका वास्तविक होते हैं। तो ये एक परिभाषा दी हुई है जनसंख्या वाले चैप्टर में इमर्सन की। तो वास्तविक क्या होते हैं, तो वास्तविक धन होता है। क्या होता है, वास्तविक धन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, परिभाषाएं याद कर लेनी है। 3 है, एक तो इमर्सन की है, एक माल्थस की है और एक और है। ठीक है, तो ये आपको याद करनी है तीनों, इसमें आप जो है देखोगे। जनसंख्या वृद्धि को में व्यक्त किया जाता है, तो जनसंख्या को किस में व्यक्त किया जाता है, तो प्रतिशत में। किस में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में। जनसंख्या को जो है हमेशा प्रतिशत में ही व्यक्त किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन हमारा है, नीदरलैंड उत्पादन में विशिष्ट दर रखता है। तो किसके उत्पादन में विशिष्ट दर रखता है, तो नीदरलैंड रखता है पुष्प में। किसमें, पुष्प। और ये पुष्प कौन सा है, तो ये ट्यूलिप नाम का है। ठीक है, क्या है, ट्यूलिप नाम का जो है फूल है, और इस फूल में जो है इसका प्रथम स्थान है। च्युइंगम चबाने के बाद शेष भाग को कहते हैं, तो शेष भाग को क्या कहते हैं, चिकल। क्या कहेंगे, चिकल कहेंगे, यानी च्युइंगम चबाने के बाद जो पीछे बचेगा उसको चिकल कहते हैं। नेक्स्ट है, व्यापार का प्रारंभिक स्वरूप व्यवस्था था। तो व्यापार पहले कैसा होता था, विनिमय होता था। क्या होता था, विनिमय होता था। ठीक है, नेक्स्ट की अपन बात करें, भारत की सबसे बड़ी नगरीय संकुल है, तो कौन सी है, वृहद मुंबई। आपको क्या लिखना है, वृहद मुंबई लिखना है, वृहद मुंबई। ये भारत का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट है, मानव बस्ती का अर्थ किसी भी प्रकार और के घरों का, तो आकार। क्या होगा, आकार। ये परिभाषा है मानव बस्ती की। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों को सकूल या मानव बस्ती कहा जाता है। तो ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ। तो कब हुआ, तो 1850 के बाद। कब हुआ, 1850 के बाद। पूर्व में हुगली नदी पर कोलकाता के पास रेगिस्तान का विकास हुआ। किसका हुआ, तो डायमंड। देखियो बीच में आर कर दियो, तो डायमंड हार्बर। क्या है, डायमंड हार्बर नाम की जो है वो जगह है। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे अति लघुतरात्मक की ओर। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है, तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर जो है वो कैसे ज्ञात की जाती है, तो वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ये सूत्र है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि ज्ञात करने का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है, वर्ष 2014-15 में भारत की अर्थव्यवस्था में भू उपयोग के किन संवर्गों में जो है वृद्धि दर्ज की गई थी, तो किस में की गई थी, तो वनों में की गई थी, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है इसमें की गई थी, स्थायी चारागाहों में वृद्धि हुई, और वर्तमान प्रतिभूमि और नवल बोया गया जो क्षेत्र है इन सब में वृद्धि हुई थी। उसके बाद में कोल खोज क्या है, तो कोल खोज जो है वो क्या है, रूस में की जाने वाली जो सामूहिक कृषि होती है उसको कोल खोज कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कोल खोज के बारे में। तो ये रूस के अंदर होती है, या पूर्व सोवियत भी जो है यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, भारत के किस दशक में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई, तो ये हुई थी आपकी 1911 से 1921 के समय, और ये सिर्फ एकमात्र ऐसा काल है जिसमें भारत की जनसंख्या है वो ऋणात्मक हुई थी। इसके अलावा भारत की जनसंख्या जो है वो उसकी वृद्धि है वो ऋणात्मक कभी भी नहीं हुई। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम के लिए है, और ये कहाँ स्थित है, अरब सागर में, मुंबई से 160 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट है, पवन हंस लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है, तो क्या है, पेट्रोलियम सेक्टर के लिए जो है हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाना है। ठीक है, इसका मोस्टली काम यही है। इसके अलावा ये जो है कई और काम भी करता है, लेकिन मोस्टली अपन को यही याद रखना है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा है सर्वाधिक जल प्रदूषण उद्योग कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जल प्रदूषित करने वाले उद्योगों में चमड़ा उद्योग है, कागज व लुगदी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है और रसायन उद्योग है। तो ये जो है 4 प्रकार के उद्योग हैं जो सबसे ज़्यादा जो है जल प्रदूषण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा है। तो आकार के आधार पर उद्योगों को है वो 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले कुटीर उद्योग जो सबसे छोटा उद्योग है, उसके बाद में आता है छोटे पैमाने के उद्योग जिनको लघु उद्योग भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा आपका रहेगा बड़े पैमाने के या वृहद उद्योग, ठीक है। तो ये 3 प्रकार हैं, किसके आधार पर, आकार के आधार पर या है ना। उसके बाद में अपन देखते हैं जो है जनसंख्या संकेंद्रण सूचक से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या संकेंद्रण सूचक से क्या तात्पर्य है। तो देखो जनसंख्या संकेंद्रण है सूचक किसी भी देश की कुल जनसंख्या व उसके किसी राज्य की जनसंख्या के मध्य का अनुपात होता है। तो संकेंद्रण जनसंख्या क्या होती है कि जनसंख्या सूचकांक तो देश की जो कुल जनसंख्या होती है वो और उसके किसी भी राज्य की जो जनसंख्या के मध्य का जो अनुपात होता है वो कहलाता है। यानी देश की टोटल जनसंख्या प्लस किसी भी राज्य की जनसंख्या, इनके बीच में जो अनुपात होगा उसको जनसंख्या संकेंद्रण सूचकांक कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अपन लघुतरात्मक। लघुतरात्मक है मानव भूगोल में 1970 के दशक में प्रमुख उपागमों को श्रेणीबद्ध कीजिए। तो कौन कौन से उपागम थे। 1970 में 3 विचारधाराएं आई थी। संभववादी नहीं है, संभववादी से रिलेटेड थी आमूलवादी, ठीक है। इसके अलावा व्यवहारवादी और एक और आपकी थी कल्याण, ये जो है ना कौन सी थी वो तीसरी आप देख लेना एक बार, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 विचारधाराएं जो थी उनके बारे में आपको लिखना है। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक की 2-2 विशेषताएं लिखिए। तो वो आपको मैंने अभी बताया है, आकार के आधार पर लघु उद्योग, उसके अलावा कुटीर उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। अब इसमें इनकी विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। तो जैसे लघु उद्योग में आप लिख दोगे कि ये घर से किया जाता है, इसमें मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लघु उद्योग में क्या होता है कि इसमें जो है काम है वो कारखाने में किया जाता है और उत्पादन कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है। बड़े पैमाने के उद्योगों में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, मशीनों की आवश्यकता पड़ती है और भी आपको ऐसे जो है विशेषताएं मिल जाएंगी, तो आप वहां से उनको देखकर यहाँ इसको कर सकते हो। साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। तो साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है कि मानव द्वारा बिना किसी शारीरिक क्रिया के, ठीक है, और अपने संदेश को या अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ठीक है, इसे इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट के लाभ क्या हैं वो आपको भली भांति पता है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पनामा नहर के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो पनामा नहर के बारे में बताना है। तो पनामा नहर है ये किसको किससे जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और इसके बन जाने के बाद जो अमेरिका है उसके एक ही देश में 2 अलग अलग तटों पर जो दूरी है वो कम हो गई है, ठीक है। तो ऐसे कुछ विशेषताएं इसकी हैं, तो इनके बारे में आप लिख देंगे। इसके बाद में आता है खनिज एवं लोहा खनिज में कोई अंतर दीजिए। तो अंतर बताना है खनिज और लोहा खनिज में, तो एलोही का होगा ये यहाँ पर, लोहा खनिज। और तो आप इसमें नॉर्मल ये तो जिस देख ऐसे जो है खनिज जिनके अंदर लोहे का अंश नहीं पाया जाता है एलोहिक होते हैं, जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है वो लोहिक होते हैं। तो ये दोनों आपको लिख देने। भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के कोई 3 दुष्परिणाम बताएं। तो पहला तो है ये जो है ख़त्म हो जाएगा, दूसरा फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, तो ये इसके हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है भारत की विदेशी व्यापार की प्रमुख वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो विदेशी व्यापार की प्रमुख वस्तुएं हैं तो उनके बारे में बताना है, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम है, आभूषण है, सोना है, ठीक है। इसके अलावा और भी ज्वेलरी है वगैरह, तो इन सब के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। बढ़ते हुए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, धारावी गंदी बस्ती की कोई 3 लक्षण बताइए। तो धारावी जो गंदी बस्ती है वो उसके बारे में आपको 3 बातें बतानी है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रकाश की कमी है, स्वच्छ वायु की कमी है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी विशेष कुछ और भी लक्षण है, जैसे ये बहुत ज़्यादा कीमती वस्तुओं का व्यापार करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर आपकी शामिल हो जाएंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर।
पहला क्वेश्चन है रोपण कृषि के विकास का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो रोपण कृषि के विकास कैसे हुआ, कैसे जो है उपनिवेशवाद में ये शुरू हुआ था और अलग अलग देशों में अलग अलग किस्म के जो रोपण कृषि है उसकी जो है शुरुआत की गई, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है पर्यटन को आकर्षण के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, कारण है, कारणों का वर्णन करना है। तो 3 कारण कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा भौतिक कारक, ठीक है, ऐतिहासिक कारक, सांस्कृतिक कारक। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो और उनके बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा होगा खनिज किसे कहते हैं, रासायनिक एवं गुण भौतिक गुण आधार पर खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। तो खनिज किसे कहते हैं, जो खनन क्रिया द्वारा भूमि से प्राप्त जो संसाधन होते हैं उन्हें खनिज संसाधन कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक और भौतिक गुण धर्मों के आधार पर इसको 2 भागों में बांटते हैं, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, तो उसके बारे में आप लिख देना। बढ़ते हैं आगे। अथवा में है अथवा में क्या है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि को स्पष्ट कीजिए। तो देखो, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो है वो होती है जो 5 साल से अधिक है। ठीक है, और वर्तमान प्रतिभूमि वो होती है जो 1 वर्ष से कम, और पुरातन प्रतिभूमि होती है तो ऐसी भूमि होती है जो 5 साल से कम और 1 साल से ज़्यादा हो। तो ये आप हो जाएगा। नियोजन के उपागम के विषय में लिखे। तो नियोजन के उपागम के बारे में आपको बताना है कि नियोजन जो है वो क्यों ज़रूरी होता है, कौन कौन से इसमें उपागम होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। इसके अथवा में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो जिस प्रकार से जो ये नहर है, इंदिरा गांधी नहर, वो किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रही है पर्यावरण को। ठीक है, इससे लाभ भी हो रहे, लाभ और हानि दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं दिया हुआ है कि ना कि इस पर लाभ लिखें या इसकी हानि लिखें, तो आप जो है वो इस पर लिख सकते हैं। बढ़ेंगे निबंधात्मक की तरफ। निबंधात्मक में है, पहला है उद्योगों की अवस्थिति को, क्या है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो उद्योगों की अवस्थिति को जो है कच्चे माल की आपूर्ति है ना, बाजार की अभिगम्यता, पूंजी की आवश्यकता, ठीक है, कुशल श्रमिकों की अभिगम्यता। ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको शायद याद आ रहे होंगे, तो वही इसके हैं, तो वो आप उनके बारे में लिख देना। फिर है पर्यटन के आकर्षण पर एक लेख लिखें। तो ये वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया, वहाँ छोटे पर था, यहाँ बड़े स्तर पर है, तो ये सेम वही रहेगा आपका। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। भारत में पेट्रोलियम संसाधन पर विस्तृत टिप्पणी लिखें। तो भारत में पेट्रोलियम के बारे में लिखना है, कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है, कौन कौन से राज्य इसके उत्पादक है। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें रहेगी। नेक्स्ट है ज्वार एवं बाजरा की भौगोलिक परिस्थितियों के उत्पादन एवं वर्णन कीजिए। तो बाजरे और ज्वार का जो बारे में है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर रहेगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसमें जो है मानचित्र की। तो मानचित्र के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो इस वीडियो में मैंने मानचित्र को शामिल नहीं किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।